अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानदादा। 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। कराची में सुबह से होने वाली बारिश ने तबाही मचा रखी है। पूरे सिंध में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिंध में तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कराची में सबसे ज्यादा फैसल बेस में 127 मिलीमीटर बारिश हुई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक कल भी शहर में तूफानी बारिशों का इम्कान है और ये सिलसिला जुम्मे रात तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने कराची में पानी के रेलों का खदशा भी जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अगस्त से मानसून का एक और नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक 90 साल की तारीख में कराची में अगस्त में ऐसी बारिशें नहीं हुई। इस माह अगस्त के 25 दिन में आज रात 8 बजे तक फैसल बेस पर 347 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि 1984 में अगस्त के पूरे महीने में फैसल बेस पर 298 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब तक होने वाली बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर, गलियों में और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। टूटी हुई सड़कें, जगह जगह गड्ढे और खुले गटर अजियत में मजीद इजाफा कर रहे हैं। कराची के बेशतर इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं, नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी खड़ा है। पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। नागन चौरंगी, शफीक मोड़, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस क्लिफ्टन और PECHS ब्लॉक 6 के इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया है। यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, नर्सरी, शारा कोरंगी और सफूरा चौरंगी से हसन स्क्वायर तक पानी खड़ा हो गया है। एमेजिना रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स के इतराफ सड़कों पर पानी खड़ा है। आर्ट्स काउंसिल से नेशनल म्यूजियम तक पानी जमा है। बारिश के पानी से शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलें भी बारिश के पानी में खराब हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3A में लैंडस्लाइडिंग से पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां दब गई। औरंगी टाउन में बरसाती नाला ओवरफ्लो होने की वजह से पानी इलाके में दाखिल हो गया। गडाब में पानी ओवरफ्लो होने से 50 गाँव के लिए राब्ता सड़क बह गई और थड्डो डैम में पानी ओवरफ्लो हो गया है। इमारत की दीवार गिरने और करंट लगने के वाकयात में 2 बच्चों समेत 3 हलाकतें हो चुकी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हो चुकी है। अभी गुज़िश्ता बारिशों की वजह से कराची के जो इलाके मुतासिर हुए थे वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका था कि हालिया बारिशों ने मजीद तबाही मचा दी है। 21 अगस्त को सबसे ज़्यादा 186 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मुतादिद इलाकों में घरों में पानी भर गया था और लोगों को मजबूरन अपने घर खाली करना पड़े थे, जिसके बाद लोगों को खौफ था और वो खौफ बढ़ता जा रहा था कि बारिश इसी तरह जारी रही तो क्या होगा। कराची में मुसलसल सफाई के दावे किए गए, नालों की सफाई मुहिम चलाई गई। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, NDMA ने सफाई का काम शुरू किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों ही दावे करती रही, मगर बारिश से शहर का जो हाल हुआ है सब दावों के बरक्स है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि कराची इस वक्त किस हाल में है और उसके बाद सिंध हुकूमत से पूछेंगे कि इमरजेंसी तो आपने नाफिज कर दी, आगे क्या करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं और कसीम सईद KDA चौरंगी पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हाल है। जी काशिफ, आप बताइएगा पहले। शाहजेब, कराची में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, आपको लग तो ये रहा होगा कि हम किसी सरफेस पर मौजूद हैं, इवन कि हम इस वक्त पानी के अंदर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन फरहान इलियास अगर आपको दिखाएं तो यहाँ कई फीट पानी मौजूद है। जैसे ही हम आगे की जानिब देखते हैं तो इससे ज़्यादा पानी मौजूद है। पूरी सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। ये यूनिवर्सिटी रोड का मेन मकाम है। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड बल्कि इसके साथ साथ शारा फैसल हो, राशिद बिनाज रोड हो या कयूमाबाद की चौरंगी हो, कराची की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर पानी जमा है। नकासी आपका सिस्टम मौजूद नहीं है। कराची में बड़े नालों की सफाई के लिए तो काम शुरू किया गया था, लेकिन छोटे नाले कमोपेश 400 नाले हैं और उनकी सफाई नहीं की गई है। वहाँ तजावजात कायम हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। इंतजामिया से जब हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये पानी क्यों नहीं निकल रहा, क्या ऐसी वजह है, तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जाता है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है जब वो मुकम्मल तौर पर थम जाएगा तो हैवी मशीनरी भी लगाई जाएगी, सक्शन पंप भी लगाए जाएंगे और नकासी आपके लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। जी कसीम, आप बताइएगा इस वक्त KDA चौरंगी पर क्या सूरत हाल है। जी शाहजेब, कराची में हालिया बारिशों के बाद अगस्त के महीने में शहर कायद में होने वाली बारिशों ने जहां पर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है, वहीं पर जो गली मोहल्ले हैं वहां पर भी पानी जमा आया था। तो डैम के ओवरफ्लो होने से जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गाँव गोट के उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। वज़ीर आला सिंध और उनके हमला सूबाई वज़रा की जो टीम है वो मरकज़ी शाहरा का ज़रूर दौरा कर रही है। मैं इस वक्त KDA चौरंगी से मुतसिल रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ, लेकिन गली मोहल्लों में क्या सूरत हाल है, इधर कोई आने को
तैयार नहीं है। मेन होल्स खुले हुए हैं, बरसाती नालों में ओवरफ्लो की वजह से उनकी जो बाउंड्री वॉल्स है वो जगह जगह से टूटी है, जिसके बायस हादसात भी जन्म ले सकते हैं। और ये जो पानी है, एक आम तासुर है कि बरसात का पानी है तो सिर्फ बरसाती रेला अपने साथ लेके आएगा, लेकिन इसके अंदर उन 400 छोटे बड़े नालों का कचरा है, सीवरेज का पानी है, जो कि कराची के तूल अर्ज़ में मौजूद हैं। तो शहरियों की घरों की दहलीज पर जो है वो इस वक्त ये कचरा और पानी मौजूद है। घरों में बिजली नहीं है, तो कराची वाले ऐसा लगता है जैसे कराची वालों के लिए अभी मज़ीद मौसम के इम्तिहान बाकी हैं। बहुत बुरा हाल है कराची का। कराची के अलावा सिंध के दूसरे शहरों में बारिशें हुई हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ठट्टा, मीरपुर खास, टंडोलयार और थरपारकर भी बारिश की वजह से मुतासिर हुए हैं। मीरपुर खास में 216 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से ठट्टा और हैदराबाद में रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ स्टेशनों पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। इस वक्त हैदराबाद की क्या सूरत हाल है, जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ लतीफ़ाबाद और हैदराबाद में इस वक्त मौजूद अली नईम से। अली नईम, इस वक्त क्या सूरत हाल है? महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 133 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बाद हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त हम बोट पर सवार हैं और महर अली के चारों अतराफ यहाँ पर पानी है और ये पानी 8 से 10 फुट है, जिसके अंदर एक आम आदमी डूब सकता है। और इस पानी के अंदर लोग जो हैं वो महसूर हो चुके हैं अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ। ये सूरत हाल महर अली कॉलोनी की है। इसके साथ अगर हम हैदराबाद के दीगर नशेबी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी पानी मौजूद है और लोग इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं, जिनका फर्नीचर तबाह हो चुका है, जिनके अमलाक को नुकसान पहुँचा है। लोगों का यही मुतालबा है कि पानी की निकासी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए, जैसा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से माजी में दावे किए जाते रहे हैं। सिंध में बहुत बुरी सूरत हाल नजर आ रही है। पूरे सिंध में मानसून बारिशों के छठे स्पेल ने कराची में तबाही मचा दी है। अभी मजीद 2 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद 30 अगस्त को एक और नया स्पेल शुरू होगा। सिंध हुकूमत कैसे निपटेगी इस तमाम सूरत हाल से, क्या तैयारी है? हमारे साथ सूबाई वजीर सईद गनी मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, रेन इमरजेंसी आप लोगों की तरफ से नाफिज कर दी गई है। जो पिछली बारिशें हुई उसके बाद ज़ाहिर है दावा किया गया, एनडीए में भी आया, नालों की सफाइयाँ हुई। पिछली बारिश से आपने क्या सीखा था? कराची के अवाम फिर भुगत रहे हैं, एक और स्पेल आने वाला है, उसके लिए भी तैयार हो जाए कि कोई वाली बारिश नहीं होगा, वो फिर भुगतेंगे। देखिए शाहज़ब, एक तो मैं समझता हूँ कि जितनी बारिश हुई अगर आप उसको गौर करें ना, तो आज जो बारिश हुई है वो काफ़ी एक लंबे वक्त के लिए थी कि कोई तकरीबन 7-8 घंटे जो है मुस्तकिल वो बारिश होती रही है। और पहले जो बारिश हुई वो इस तरह से थी कि कराची के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हुई और कुछ इलाकों में कम हुई, तो वो कुछ इलाके मुतासिर हुए, कुछ ज़्यादा नहीं हुए। इस मरतबा तकरीबन ये पूरे शहर में हुई है और इसकी वजह से ज़ाहिर है यकीनन जो आप मीडिया पे दिखा रहे हैं वो नज़र आ रहा है कि तकरीबन हर शहर का हर इलाका से जो है मुतासिर हुआ है। एनडीए ने या सिंध गवर्नमेंट ने जो नालों की सफाई की थी वो एक उसका हिस्सा ज़रूर था, लेकिन अगर पूरे शहर के हर इलाके में इतनी बारिश हो और वो सारा पानी ज़ाहिर के जाता कहीं ना कहीं से घूम के नालों की तरफ ही है, तो वो नाले भी ओवरफ्लो करते हैं और जब तक उनके अंदर प्रॉपर आगे पानी डिस्पोजल उसका ना हो जाए तब तक वो इलाकों से पानी उतरता नहीं है। तो इसी वजह से ज्यादा मुश्किलात हुई हैं। और अभी अगर कुछ घंटे बारिश रुकी है तो आप चेक कराएंगे तो आपको बड़ी शाराएं जो हैं वो क्लियर मिलना शुरू हो जाएंगी और वो शुरू हो गया। और हमारा टारगेट ये है कि सुबह तक तमाम बड़ी जो रोड्स हैं शहर की वो हम क्लियर कर दें ताकि लोगों की आमोदरफ्त हो सके। मतलब अभी तो मुख्तलिफ इलाके हमने दिखाए पानी भरा हुआ है। इनफैक्ट हमारे ऑफिस के पीछे आए चंडीगढ़ रोड पर पानी भरा हुआ है अभी। नहीं, मैंने आपको ये कहा कि सुबह तक सब हो जाएंगी। शारा फैसल हमने तकरीबन क्लियर कर ली है, यूनिवर्सिटी रोड तकरीबन हमने क्लियर कर ली है। जो केडीए चुरंगी से नागन चुरंगी तक का इलाका होता है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, लेकिन नागन चुरंगी में थोड़ा पानी है। न्यू कराची में पानी अभी काफी ज्यादा है, सुरजानी टाउन में पानी काफी ज्यादा है, यूसुफ बोर्ड पे पानी काफी ज्यादा है। तो कुछ जगहों पे है इशू, लेकिन मैंने आपको कहा कि सुबह तक सड़कें क्लियर करने की हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे। लेकिन ये कि आबादियों का पानी जो है उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कोई नशीबी है और जब तक उनको प्रॉपर डिस्पोजल नहीं मिलेगा वहां से पानी जाएगा नहीं। साहब, ये मैं इस डिस्पोजल पर भी आ रहा हूँ, मगर ये आप कह रहे हैं सुबह तक हो जाएगा, कल फिर बारिश का स्पेल है, 30 अगस्त के बाद फिर है, तो फिलहाल इस मुसीबत के लिए तैयार ही रहें आवाम के। ये सॉल्यूशन नहीं है इस वक्त फिलहाल आपके पास कोई?
शाहज़ेब, एक तो देखिए ज़हन में रखें कि जो अभी बताया गया है कि 30 साला रिकॉर्ड टूटा है कराची में, जो अगस्त में बारिशें होती रही हैं पहले, उसका वो रिकॉर्ड टूटा है, और ये पिछले कुछ दिनों में जो बरसातें हुई इसकी वजह से। अच्छा, अगर बारिश आपकी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी, कहीं 150 होगी और पिछले दिनों 186 मिलीमीटर हो गई, तो यकीनन प्रॉब्लम आएगा। अब इसका कोई सोल्यूशन किसी के पास दुनिया में नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं, हम कहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी करेंगे, कितनी करेंगे, और बारिश का कुछ नहीं पता कि कितनी होगी। बारिश आप बदीन में 1100 मिलीमीटर की हुई थी कुछ बरस पहले, अब उसकी तैयारी कोई दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता है। तो अगर बारिशें ज्यादा हो जाती हैं तो मुश्किलात रहती हैं। आपको ये देखना चाहिए, मैं समझता हूँ अगर हुकूमत की कारकर्दगी, इदारों की कारकर्दगी को देखना है, तो बारिश खत्म होने के बाद वो रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी करते हैं, लोगों को मुश्किलात से कितनी जल्दी निकालते हैं, वो असल में इम्तिहान होता है इदारों का और लोगों का जो कर रहे होते हैं। मगर ये इम्तिहान अगर हर साल इसी तरीके से होगा तो मसला है, क्योंकि कराची का पूरा निज़ाम ख़राब है और सिर्फ नालों की सफाई से होगा नहीं ठीक। कराची का सूरज सिस्टम तबाह हुआ है, बरसाती नालों का सिस्टम तबाह हुआ है, ये दोनों आपस में मिक्स हुए हैं। कहीं सड़क जो है वो नाले बन जाती हैं, क्योंकि सड़क के साथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जहाँ पर है तो वहाँ सड़क के साथ ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाता है। तो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है पूरा निज़ाम। अगले साल हम फिर इसी सूरत हाल में होंगे। अगले साल बेहतरी हो, उसके लिए ठीक कर दे कुछ, कि कोई प्लानिंग तो हो। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि कराची में चूंकि बहुत ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ी है, तो जो आबादी जिस तरह तेजी से बढ़ी है, उस तेजी से इन बरसाती नालों के निज़ाम को हमने अपग्रेड नहीं किया, बल्कि शायद जो कई जगहों पे था उसको बर्बाद किया गया है, उसके ऊपर कब्जे हुए हैं और आज भी कब्जे मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके डूबते हैं। जो न्यू कराची की मिसाल देते हैं, वहाँ एक नाले के ऊपर 4,500 दुकानें अलॉट की हुई है, कब्जा नहीं अलॉट की है, बाकायदा लोगों को जाके आप यहाँ बैठे और कारोबार करें अपना। तो ये मुश्किलात जरूर है। जो अभी जिस पे काम हम कर रहे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कमेटी भी बनी, उसमें पहला काम यही है कि जी नालों पर से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव करें, और ये भी मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल हल नहीं है। ये जब हम कर लेंगे तो उसके बाद कई जो नई आबादियां यहाँ पर आबाद हो गई हैं, वहां पर ये नालों का कॉन्सेप्ट शायद किसी ने देखा नहीं, बनाया नहीं, वहां को करने की जरूरत है। जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जहाँ बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े शहर नए आबाद हो गए हैं कराची के अंदर ही, वहां पर इस तरह की प्रॉपर जो ड्रेनेज है वो नहीं है, वो हमें ठीक करनी पड़ेगी। तो है बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ शाहजेब, आप जितने एफर्ट्स करेंगे ये डिपेंड करता है कि बारिश होती कितनी है। अगर आपकी 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी तेजी से पूरे शहर में हो जाए तो मुश्किलात होंगी। अगर कोई ये तवक्को करे कि जी बारिश हो भी जाएगी लेकिन सड़कों पे पानी कहीं नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। और ये दुनिया की बेशुमार मिसालें आपको खड़ी हैं, बड़े बड़े ममालिक में होता है वैसे। मगर जहां दुनिया की आप बेशुमार मिसालें उठा के देखें, पानी खड़ा हो जाता है जब 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश आती है, मगर एक प्रॉपर प्लानिंग नजर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो आपको बनानी पड़ेगी शहर के मुस्तकबिल के लिए, कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो, पानी खड़ा हो, तो सड़कों के जरिए नाले में ना जा रहा हो, ड्रेनेज के जरिए जा रहा हो, सूरज सिस्टम अलग हो, बरसाती नालों का निजाम अलग हो, कचरे का निजाम अलग हो, सब मिलकर एक ही तरफ ना जा रहा हो। बारिश ना हो तो वो जम जाए और फिर नालों की सफाई के लिए वजीर आजम नोटिस लें, फिर एनडीए में आए, फिर हेडलाइन लगे और फिर वही हो जाए। ये इस तरीके से ये शहर नहीं चल सकता। शायद जो अभी नई जितनी भी हमने डेवलपमेंट की है, जो सड़कें बनाई हैं, उनके साथ हमने ये ड्रेनेज रखी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उन ड्रेनेज की एक लिमिटेड हद होती है ना, कैपेसिटी होती है। ये तो नहीं हो सकता कि अगर 500 मिलीमीटर होगी तो भी ड्रेन हो जाएगा फौरन, वो नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन कई जगहों पे हमने चीजें ठीक की हैं, और जाहिर है जैसे जैसे आइंदा हम चीजें करते जाएंगे ये चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। अभी मैं आपको बताऊं कि शारा फैसल पर एक नाले से अभी 5 बड़े बड़े डस्टबिन जो कचरे के लिए सड़कों पे पड़े होते हैं, किसी ने माशाल्लाह नाले के अंदर फेंक दिए थे, जो अभी हमने निकाले उसके अंदर से। अगर ये हरकतें भी साथ साथ होती रहेंगी तो जाहिर है जो लोगों को तकलीफ होती है उसमें इजाफा ही होता है। और हमें, मैं तो कहता हूँ ना, यहाँ नालों की सफाई भी करनी पड़ती है, नालों की चौकीदारी भी करनी पड़ती है, कि कम से कम इसके अंदर कोई और इस तरह की हरकत ना कर दे। सब अब आप और वफाकी हुकूमत मिलकर बैठे हैं, तो एक्सपेक्ट करें अब कराची के अवाम कि एक प्लेटफॉर्म से कम आप हल निकालेंगे कि इस निज़ाम को पूरे के पूरे को, इस ड्रेनेज सिस्टम को पूरे को कैसे बेहतर करना है। या तो कचरा बरसाती नालों में जाता है, फिर समंदर में चला जाता है। एक मॉडर्न शहर, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को का एक जो निज़ाम होना चाहिए वो कैसे करना है। आपके अपने पास कोई प्लान है? नहीं है तो क्या वफाक के साथ मिलकर आप कोई प्लान बनाएंगे? शायद हमारे, मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, सिर्फ ये बरसाती पानी का इशू नहीं है। कराची का जो सीवेज का सिस्टम है उसकी रिहेबिलिटेशन, कराची के अंदर जो पानी की लाइनें हैं उनकी रिहेबिलिटेशन, कराची का जो ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सिस्टम है इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निजाम को ठीक करने के लिए 3 हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम हम कर रहे हैं, और वो बिल्कुल अब शुरू होने वाले, मटेरियलाइज हो गए, बहुत ही एडवांस स्टेज पर हैं। उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अब जाहिर है शहर का मसला सिर्फ बरसाती पानी तो नहीं, और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसको आपने एड्रेस करना है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि जो बुनियादी जरूरियात है लोगों की
उसको एड्रेस करने के लिए, जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है, उसको हम किसी प्रॉपर तरीके से कर सकें, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के सामने भी हमने बताया तफसील से, और उनकी स्टेजेस बताई है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है और ये कब कंप्लीट हो जाएगा। साहब, और मेयर जा रहे हैं कराची के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला कर लिया आपने कि कौन होगा? बस हो जाएगा आजकल में। मैं ये बस आपको बता सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई अच्छा आदमी होगा, चाहे वो सिविल सोसाइटी से हो, ऑफिसर हो या कोई और हो, लेकिन होगा अच्छा। और मुझे यकीन है कि शायद उसके ऊपर सबको एतमाद भी होगा और सब उसमें कंसेंसस, तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% जाके लोगों से कंसल्ट करें और पूछें कि किसको लगाएं, लेकिन कोशिश ऐसी है कि किसी को ऐसे को लगाएं जो नॉन कंट्रोवर्शियल। क्या रोशन शेख को लगाने का आपका इरादा था, जिन्हें कल नैब ने गिरफ्तार कर लिया करप्शन के इल्जाम में? नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक वो नहीं थे। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ साथ दीगर उमूर पर भी बात हुई। काबीना अरकान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नवाज शरीफ को हुकूमत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई रियायत का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन्हें फ़ौरन वतन वापस लाना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाए। नवाज शरीफ 9 महीने से लंदन में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हर ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, जिसमें मुशावरत के साथ तमाम छोटी बड़ी जमातों को इकट्ठा करके आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया गया। साथ ही इंदिया भी दिया गया है कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। सिर्फ यही नहीं, आज नैब की तरफ से भी एक गैर मामूली प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसके मुताबिक DG नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब को मुख्तलिफ मेगा करप्शन केसेस से मुतालिक ब्रीफ किया है। मगर दिलचस्प तौर पर इन केसेस में अपोजिशन में सिर्फ शहबाज शरीफ के केस का जिक्र है, जबकि बाकी ज़्यादातर केसेस हुकूमती रहनुमाओं से मुतालिक हैं, जिसमें उस्मान बुज़दार, अलीम खान, खुसरो बख्तियार और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल हैं। माजी में प्रेस रिलीज आती थी, अपोजिशन रहनुमाओं के नामों से भरी होती थी, लेकिन क्या वाकई नैब अब हुकूमती वुज़रा के खिलाफ एक्शन लेगा या ये मामला सिर्फ प्रेस रिलीज तक महदूद होगा? क्योंकि माजी में भी चेयरमैन नैब हवाओं का रुख तब्दील होने की बात करते रहे, इसके बावजूद हवाओं का रुख तब्दील तो नहीं हुआ, मगर जिस तरफ ये हवा चल रही थी उस तरफ उसमें मजीद शिद्दत ज़रूर देखने में आई। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर शेख रशीद। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आज क्या फैसला हुआ है काबीना में नवाज शरीफ साहब के हवाले से? यही फैसला हुआ कि उनको बुलाया जाए और उनको लाया जाए, कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को से रब्ता किया जाए ताकि उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि वो एक मुजरम है, वो एक मुल्ज़म नहीं बल्कि मुजरम है और सज़ा याफ्ता मुजरम है, इसलिए उनको वापस लाया जाए। साहब, आपने कहा था ना डील के तहत गए हैं, तो क्या वजह हुई अचानक? क्या मरियम नवाज के बोलने की वजह से, या मियां नवाज शरीफ ने राब्ता किया अपोजिशन के रहनुमाओं से इसकी वजह से कि वहीं रहो और चुप रहो, राब्ते करोगे तो वापस ले आएंगे? देखें, असल मसला तो उनके अपने ख़ानदान का है, मसला कुछ नहीं है। फजलुर रहमान इतना बच्चा नहीं है जिनको वो फ़ोन कर रहे हैं। अब फजलुर रहमान भी वो जब तक इनसे तहरीर नहीं लेगा वो इनसे किसी बात पे राज़ी नहीं होगा इतनी आसानी के साथ। उनको समझ आ गई है कि इनके तिलों में तेल नहीं है और उसके कंधे पे ये फायर करना चाहते हैं, और वो इतना भोला भी नहीं है जितना इन्होंने समझा हुआ है। बाकी नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि उसका 1 सितंबर को केस है, वो किसी तरफ भी जा सकता है, और अगर 1 सितंबर को जो केस है उसमें अगर दूसरा केस भी दोबारा शुरू हो जाता है या इस केस में उसको सज़ा जो है बहाल रहती है, तो उसका लंदन में रहना तो कोई मुश्किल होगा, आसान काम तो नहीं है। लेकिन ये लोग रह लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। इसहाक डार भी वहीं हैं, सलमान भी वहीं हैं, एक और उनका रिश्तेदार भी वहीं है जो मतलूब है यहाँ पे। ये कहना कि उनके लिए 1 सितंबर का केस इम्पॉर्टेंट होगा कि उसमें अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। मगर शेख साहब, डील थी ना। आपने पहले शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ गारंटी देके गए कि 5 साल हुकूमत चलेगी इमरान खान की, और फिर आपने नदीम मलिक साहब से इंटरव्यू में कहा कि फ़ौज की तरफ इशारा कर दिया कि इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं चला। तो डील टूट गई, और टूटी तो कैसे टूटी, क्या वजह हुई? मैंने इशारा किसी की तरफ नहीं किया, लेकिन एक बात ज़रूर की है कि इमरान खान को इस बात का अफसोस है कि वो निकल गया, और आज भी वो इसी अफसोस में की सोच रखता है कि हम सब के साथ एक धोखा हुआ
और वरना उनके ख्याल में तो जहाज़ पर जिस वक्त उसने चढ़ा तो इमरान खान कहते हैं कि मैं समझ गया था कि हाथ हो गया। बाकी डील के बगैर तो बाहर नहीं जाते लोग, डील किसी न किसी जगह पे तो होती है, कोई ना कोई तो उसका तरीका वारदात होता है। शहबाज शरीफ क्यों वापस आ गया? उसका ख्याल था कि यहाँ मुर्दों का अंबार होगा, यहाँ कोविड-19 के लिए इतनी लाशें होंगी कि इनसे उठाई नहीं जाएंगी। हालांकि इंडिया में 70,000 केस रोज़ के हैं और 1,000 आदमी मर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का फजल हुआ है और इनकी पॉलिसी जो है इमरान खान की जो स्मार्ट लॉकडाउन की वो बेहतर और कामयाब रही है। और सब कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कोई फौज इन्वॉल्व नहीं थी, काबीना ने फैसला किया, हमें अपने फैसलों की ओनरशिप लेनी चाहिए। हाथ उठाकर अक्सरियती राय थी काबीना के मेंबर्स की और शेख रशीद साहब ने सबसे पहले हाथ उठाया था, फिर गए नवाज शरीफ साहब बाहर। मैं तो अब भी हामी था, आज भी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं तो उनके जाने से पहले कहता था, आज भी मेरी सोच है दफ़ा रहें वहाँ रहें, क्या करें, क्या फ़र्क पड़ता है जी, वो वहाँ रहें या यहाँ रहें। उन्होंने कौन सी सियासत, लोगों में दमखम नहीं है सड़कों पर आने का। हम भी लोगों में रहते हैं जी, हम कहीं लोगों से बाहर नहीं रहते, रोज़ ही लोगों में होते हैं। लोगों के मसाइल हैं चीनी के आटे के, वो भी ठीक होने जा रहे हैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। लेकिन ये कहना कि जनाब वाला के हाथ उठा के, मैं तो इस बात का हामी था कि जाता है तो जाए। मगर आपने चीनी और आटे की बात की, मसाइल तो अवाम के बढ़ते ही गए। जब भी वज़ीर आज़म ने वादा किया चीनी 110 रुपए की हो गई, आटा मिल नहीं रहा, ये दोनों चीज़ें हमें दरामद करनी पड़ रही हैं, वक्त पर ये फैसला नहीं करते 2 सालों में, ये फैसला साजी का फुकदान क्यों है? मसला क्या है एग्जैक्टली कि बार बार वही गलती रिपीट होती है? मेरा ख्याल है ये फैसले हमें जल्दी करनी चाहिए। फुकदान तो कोई नहीं है, फुकदान तो कोई नहीं है। हमारा ख्याल जो शुमारियात के लोग डेटा देते हैं कैबिनेटों में कि जनाब पास्को भरा पड़ा है, चीनी का कोई मसला नहीं है। बाद में मैं तो अपनी गुजारिशात करता रहता हूँ कि भाई ये इतने ढेर नहीं है जितने ढेर ये बताते हैं। लेकिन अब ये फ़ैसला हो गया, 26 तारीख से जहाज़ आने शुरू हो जाएंगे गंदम के और ठीक हो जाएंगे हालात। और अभी ठीक हो गए हैं, बल्कि कुछ ना कुछ हमारे शहरों में अभी ठीक हो गए। अभी जहाज़ लगे नहीं हैं, 7-8 जहाज़ जो आने हैं, अभी जहाज़ 26 को लगेगा। लेकिन हालात गंदम के ठीक हैं और चीनी को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। मगर शेख साहब, गुज़िश्ता हुकूमतों को भी यही इदारे रिपोर्ट्स दिया करते थे ना, मगर उसके बावजूद इस तरीके से कीमतें आपे से बाहर नहीं होती थी। और इस हुकूमत को तो इदारों की भरपूर सपोर्ट हासिल है, रियासती इदारों की भरपूर सपोर्ट हासिल है। गुज़िश्ता हुकूमतें तो ये शिकायत करती रही कि हम काम करते हैं तो डीरेल कर दिया जाता है। मौजूदा हुकूमत में तो गलतियाँ भी की जाएँ तो उसकी तस्हीह रियासती इदारों ने की है। चाइना के साथ हुकूमती वज़रा की वजह से मसला पैदा हुआ CPEC पर, तो आर्मी चीफ वहाँ गए, फिर आर्मी चीफ को सऊदी अरब भी जाना पड़ा। शुरू में जो पैसे अरेंज किए गए दोस्त ममालिक से, उसमें आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। आपकी खुद हुकूमत ने बताया अभी जो IPPs के साथ मुआहदे हो रहे हैं, इसमें रियासती इदारे बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। तो इतनी भरपूर सपोर्ट के साथ भी बार बार क्यों ये गलतियां होती हैं और मामला नहीं कंट्रोल में आ रहे? देखें, इस हुकूमत का चलना इतना ज़रूरी है जितना इससे पहले कभी नहीं था। और इंटरनेशनली जो हालात रह रहे हैं, चीन और इंडिया का हो रहा है, चीन और अमेरिका का हो रहा है, चीन और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया और लंदन का हो रहा है, इसी तरह हमारी इस्लामी दुनिया के जो हालात हैं, इसमें फ़ौज की ज़िम्मेदारी सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं, वो तो बेचारे रोज़ जाने दे रहे हैं। आप देखें नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जाने दे रहे हैं, उन पे हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बारिश के तूफ़ान से बच्चों को भी निकाल रहे हैं, औरतों को भी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फ़ौज पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है, ईमानत है और दयानत है। और इस फ़ौज के चीफ सिपा सलार ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये साबित किया है कि पाक फ़ौज खा कोरोना हो, खा बारिश हो, खा टिड्डी दिल हो, खाला कराची की बारिशें हों, उस सब में फ़ौज शाना बशाना कौम के साथ खड़ी है। और ये फ़ौज इस कौम का अजीम हिस्सा है और इस कौम का वो जमात है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाक फ़ौज अजीम फ़ौज है कि जिसको एहसास है कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। इसीलिए वो सऊदी अरब भी गए, चीन भी गए और इसीलिए वो CPEC के मसले में भी ML1 भी इमरान खान के साथ साथ इसको मंजूर कराने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का बहुत बड़ा दखल है। मतलब अगर इस सूरत हाल में हुकूमत का अपना हाउस कितना इन ऑर्डर है? ज़ाहिर है कभी हुकूमत मीडिया पर जिम्मेदारी डाल देती है, कभी किसी पर जिम्मेदारी डाल देती है, मगर फवाद चौधरी साहब ने खुद ने बताया कि शुरू के 2 सालों की कारकर्दगी मुतासिर हुई। पार्टी में ग्रुपिंग थी, हुकूमत में ग्रुपिंग थी, जहांगीर तरीन ग्रुप एक तरफ, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी दूसरी तरफ। अब फिर नजर आया
कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर तनकीद खुद कर दी गई श्री मज़ारी साहिबा की तरफ से, जो कश्मीर पॉलिसी है उस हवाले से, फिर फवाद चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद आमने सामने आ गए, तो अपना हाउस कितना इस ऑर्डर है हुकूमत का? देखें, एक ही बंदा है जिसका नाम है इमरान खान, जो इंजन है इस सारी पार्टी का, इस सारी टीम का, और वो आगे लेके चल रहा है। बाकी सारे लोग अगर सारे के सारे आपस में उलझ रहे हैं या ना उलझ रहे हैं तो मैं कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन सेहत पे इस हुकूमत की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये छोटी मोटी जोड़ो कराटे, लिटिल जोड़ो कराटे लगते रहते हैं, टेलर छोटे मोटे चले रहते हैं, लेकिन ये भी कुछ सीरियस लड़ने वाले नहीं है एक दूसरे के साथ। सिर्फ टीवी क्योंकि इतना आम हो गया है, क्योंकि टीवी इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर आदमी चाहता है, शेख रशीद भी चाहता है कि मेरी हाज़िरी लगे। उस हाज़िरी को लगाने के लिए बेशक मैं कोई गलत बात कह दूं, मुझे इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरी हाज़िरी लगे। यही वजह है कि आज सारी सियासत पाकिस्तान की काले कैमरे के अंदर आ गई है, और ना अपोजिशन में दमखम है, उनके रिंग पिस्टन बैठे हैं, उनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, उनका इंजन ही धुआं दे रहे हैं। उन्होंने क्या करना है? 9 आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल। आप 9 आदमियों को दिखाने की, मैंने सियासी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि 9 आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी ने तो कुछ कहना नहीं, लाइन तो देनी नहीं है, उसने तो खाना पूरी करनी है कि मेरा पता लगे कि मैं भी मार्केट में हूँ। अब मेरे शहबाज शरीफ साहब ने खाना पूरी करनी होती है बताने के लिए कि मैं मार्केट में, और कहना कुछ नहीं होता। उसी के बारे में कह रहा हूँ ना, एक ही तो मेरा दोस्त है। मगर मतलब शहबाज शरीफ साहब ये APC और ये सारी बातें करते रहे हैं, ऑपोजिशन के कोई मूड में नहीं है, ये खाना पूरी कर रहे हैं आपके ख्याल में? देखें, शहबाज शरीफ को पता है, देखें जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बने तो उन्होंने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन उसने शर्त रखी कि हमजा को चीफ मिनिस्टर बनाओ। उसने नहीं बनाया और खाकान अब्बासी अंदर से निकल आए। अब उनके ख़ानदान में सही जोड़ो कराटे हैं, और उसको फ़ोन करता रहे मरियम को। अब उसको पता है मरियम को मैं तो नाहल हो गई हूँ, ये किसी सूरत में ना बच जाए, ये और इसका बेटा किसी सूरत में, दोनों बेटे ना बच जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं से उनको वक्त मिले, वो वक्त उनको मुलाकात का नहीं मिला। अब वो इस मूड में है कि फजलुर रहमान के पास भी जाएंगे और बिलावल के पास, करेंगे कुछ नहीं, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। वो नौजवान कंधों पे डालेंगे, नौजवान कंधों पे। देखा नहीं वो नौजवान कंधा जो था वैसे ही बैठा जा रहा था, जरा सा हाथ ही रखा नौजवान कंधे ने, तो जब ऑपोजिशन शहबाज शरीफ जैसी हो, इदारों की भरपूर सपोर्ट भी हो, मगर फिर भी 2 साल की कारकर्दगी ऐसी हो कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, खसारे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, टैक्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले साल में उम्मीद रखी जाए कि कारकर्दगी ठीक हो जाएगी? आपका बड़ा तजर्बा है, बहुत ज़्यादा काबीनाओं का आप हिस्सा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कारकर्दगी ठीक हो जाएगी? ये साल फैसला कुन साल होगा, इस साल में ये कारकर्दगी अच्छी करेंगे। देखें, ये मईशत तबाह भी तो आप देखें ना, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी वगैरह ने की ना, कि चुनू मुनू वाले और चना चोर गरम वाले और दही भले वालों से 1-1 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग निकल रही है। आप ये भी तो इंसाफ से देखें ना, कि जिस बेचारा कभी बैंक अकाउंट गया ही नहीं, गलती से ऐसे ही 50 रुपए का सेविंग अकाउंट खोला, उसमें भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। अब इनके केसेस इन महीनों में, अपने इस साल के अंदर अंदर, मैं ये सारी बातें कह चुका हूँ, 3-4 महीनों में इनके केसेस का भी फैसला होना है। और अगर ये 2620 केसेस है, इनमें 20 केसों का फैसला हो जाए, 10 केस बरी हो जाएं, 10 सज़ा हो जाए, इस मुल्क में अमन हो जाएगा, सियासी अमन हो जाएगा। मगर शेख साहब, पहले नैब की प्रेस रिलीज आती थी, अपोजिशन रहनुमाओं के नामों से भरी होती थी। आज चेयरमैन नैब ने दौरा किया लाहौर ऑफिस का, तो प्रेस रिलीज भरी हुई है तहरीक इंसाफ के लोगों के नामों से। तो तहरीक इंसाफ की बारी आ गई है या नामों की हद तक दिखावा है ये अभी? देखें, तहरीक इंसाफ के लोग भी अगर मुलव्वस हुए तो नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। ये सारी मैं कह चुका हूँ कि टार्जन दोनों तरफ जाएगा, क्योंकि टार्जन पर इतनी बातें आ रही हैं कि टार्जन फिर दोनों तरफ जाएगा, और टार्जन की मजबूरी है कि वो दोनों तरफ जाए। तो क्या वजीर आज़म अगर उस्मान बुज़दार को नहीं हटा रहा है तो वो नैब के जरिए खतरे में? अगर आप ये समझ रहे हैं कि बुज़दार पे कुछ होने जा रहा है, तो बुज़दार पे कुछ नहीं होने जा रहा, बुज़दार चलेगा। तो बशीर साहब, ये सब दिखावा ही है ना फिर? उस्मान बुज़दार साहब पर 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने पर कुछ नहीं हुआ, ये केस तो वैसे ही वजीर आज़म ने कह दिया कि बिल्कुल फजूल सा केस है, तो फिर दिखावा ही है सर? देखें, सब्सिडी का केस बुलाएंगे ज़रूर, लेकिन रेफरेंस जब तक ना जाए, मेरा नहीं ख्याल कि बुज़दार पे
कोई केस बनने जा रहा है। मेरा ख्याल है बुज़दार इतना एक्टिव कर दिया आपने कि अब देखें हर रोज़ वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो भी मीडिया में आ रहा है। उसको समझ आ गई है कि ये मेरी कमी थी, मैं इसको दूर करूं तो शायद मेरी बेहतरी हो जाएगी। शेख साहब, आपने कहा आइंदा कारकर्दगी बेहतर होगी। जो मामलात देखे हैं, वजीर आजम जिस माफिया को कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, वो माफिया आगे से खड़ी हो जाती है। हुकूमत की रिट नजर नहीं आती है। चीनी माफिया को कहा चीनी 110 रुपए की हो गई, गंदुम को कहा गंदुम मार्केट से गायब हो गई। माफिया फायदा पर फायदे उठाए जा रहे हैं इस हुकूमत में। क्या वजह है कि वो रिट नजर नहीं आती हुकूमत की? देखें ना, माफिया से लड़ना, मैंने कहा खान साहब मुझसे खफा हो गए। माफिया से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता हुकूमतों का। मैं 1968 से लड़ रहा हूँ, 4 लाशें घर लेकर आया हूँ। अनवारी की लाश लाया, जावेद की लाया, और 4 लाशें अपने महल्ले में लेके आए। ये माफिया देखे ना, सिंध से उन्होंने स्टे ले लिया। अब इमरान खान सिंध में क्या करेगा जाके उस स्टे का? ये माफिया जो होता है इसके बड़े रास्ते और राब्ते और रवाबत होते हैं, और हर हुकूमत में इनका अमल दखल होता है और हर हुकूमत की इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। अब सिंध से जो चीनी वाले ले आए हैं फैसला, उस पर क्या हो सकता है? क्या करेगा इमरान खान? कोर्ट के फैसलों का तो एहतराम बख्शना होगा। असल दिन 1 सितंबर का, जिस दिन फैसला होगा कि इमरान खान की हुकूमत में जो फैसला होगा कि 1 सितंबर को जो नवाज शरीफ पे केसेस हैं उनका क्या बनने जा रहा है। मतलब कीमतें तो खैर अदालती फैसले से हटकर भी वो कम करा सकते हैं। हुकूमत मार्केट फोर्सेस को देखते हुए चीनी की सप्लाई, डिमांड, गंदम की, ये सब डिटरमिन कर सकती है। बट आप 1 सितंबर को क्योंकि नवाज शरीफ साहब के फैसले से कह रहे हैं, तो एक जो केस है उनका, उसमें उनकी सज़ा मुअत्तिल हुई है। दूसरे में अपील है जो कि अरशद मलिक वाला है। आपको पता है कि उसमें कितनी जान हो सकती है। तो अगर नवाज शरीफ साहब की दूसरी सज़ा भी मुअत्तल हो गई तो क्या 1 सितंबर को ये फैसला होने जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब खतरा बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर सज़ा मुअत्तल नहीं हुई तो जेल चले जाएंगे, हो गई तो खतरा बन जाएंगे? नहीं 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 नहीं, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, खतरा वतरा कोई नहीं है। इस सपोजिशन से तो कोई खतरा नहीं है। ये लंदन में रहे या पाकिस्तान में आए, हुकूमत की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी आज लोगों ने, काबीना ने कहा इसको लाया जाए, ये आके भी क्या कर लेगा जी? लोगों का मूड होता है एक। लोग इस वक्त इस मूड में नहीं है कि इस हुकूमत को निकाला जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान का वज़ीर हूँ। लोगों को हमसे शिकायतें हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, लोग हमसे नाराज़ हैं, लेकिन हमसे नफ़रत नहीं कर रहे जितनी इन लोगों से की जाती है। आपका क्या ख्याल है कि हमें निकाल के इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं को लाएंगे? कभी नहीं हो सकता। इस वक्त जो हालात हैं, मौजूदा हुकूमत कंटिन्यू करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल पूरे करेगी। ज़ाहिर 5 साल मुकम्मल हुकूमत को करने भी चाहिए। 5 साल मुकम्मल करेगी, ज़ाहिर सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है, मगर कारकर्दगी पर फोकस होगा। पिछले 2 साल में नज़र आया है कि एहतसाब का नारा लगा दिया, पैसे वापस लाने का नारा लगा दिया, फिर पैसे तो नहीं आए, एमनेस्टी स्कीम पे एमनेस्टी स्कीम आ गई, कोई केस अपोजिशन के खिलाफ उस तरीके से साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला। तो कारकर्दगी पर फोकस होगा। वो आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने कारकर्दगी बेहतर बनानी। मैं खुद कह रहा हूं कि तीसरा साल, चौथा साल तो इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। चौथे साल में तो अगर हम कोई सड़क बनाएंगे, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई है, कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, लोग कहेंगे जी ये इलेक्शन आया तो इनको काम याद आ गए। यही साल है, तीसरा साल, जिसमें हमने अपनी कारकर्दगी दिखानी है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो, हुकूमत अपने जो वक्त है वो भी पूरा करे, अवाम के लिए बेहतरी हो, मुल्क की मईशत के लिए बेहतरी हो। एक अच्छी खबर यह है कि हुकूमत और बिजली तैयार करने वाली निजी कंपनियों के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। हुकूमत का दावा है कि IPP से मुआहदों के बाद अरबों रुपए की बचत होगी। बिजली की कीमतों में कमी आएगी, आम सारिफ को रिलीफ मिलेगा, सर्कुलर डेट में कमी आएगी। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो गर्दिशी कर्जे यानी सर्कुलर डेट 1100 अरब रुपए थे, जो 2 साल में बढ़कर 2200 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, फिर भी गर्दिशी करते बढ़ते चले गए, और अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा करके भी गर्दिशी कर्जों में कमी नहीं ला सकी है, बल्कि खदशा है कि सितंबर में ये गर्दिशी कर्जे महीने में 60 अरब रुपए माहाना तक पहुंच जाएंगे और हुकूमत को बिजली मजीद महंगी करनी पड़ेगी। मगर अब हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और हुकूमत को तवक्को है कि गर्दिशी कर्जों में कमी आएगी। इसका फर्क बिजली की कीमतों पर पड़ेगा। हुकूमत का यह दावा रहा है कि माजी में हुकूमतों ने IPPs से ऐसे मुआहदे किए जिससे कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान होता रहा। फिर हुकूमत ने IPPs से किए गए मुआहदों का जायजा लेने के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया
कि 1994 की बेनजीर भुट्टो दौर की पावर पॉलिसी के तहत 16 कंपनियों ने 50 अरब 60 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां अब तक 415 अरब रुपए का मुनाफा कमा चुकी हैं। इन कंपनियों को 2 से 4 बरस में अपना लगाया गया सरमाया वापस मिल गया और अब ये कंपनियां अपनी सरमायाकारी पर 18 गुना ज्यादा मुनाफा कमा चुकी हैं। उनमें से 6 कंपनियों ने सालाना रिटर्न ऑन इक्विटी यानी सरमायाकारी में मुनाफा 60 से 79% तक कमाया और 4 कंपनियों ने 40% तक सरमायाकारी में मुनाफा हासिल किया। कमेटी के मुताबिक इतना मुनाफा दूसरी किसी भी सेक्टर में दिखाई नहीं देता। रिपोर्ट के मुताबिक पावर पॉलिसी 2002 के तहत 2934 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए गए जनरल मुशर्रफ की 2002 की पॉलिसी के तहत और इन कंपनियों ने 57 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां 8 से 9 साल के ऑपरेशन में 203 अरब रुपए का मुनाफा कमा चुकी हैं। कुछ कंपनियों की सरमायाकारी में मुनाफे की शरह 87% तक रही। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 की पावर पॉलिसी के तहत कोयले से बिजली पैदा करने वाली 2 कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए नवाज शरीफ के दौर में और एक कंपनी 1 साल के दौरान अपनी सरमायाकारी पर 71% मुनाफा कमा चुकी, जबकि दूसरी कंपनी ने 1 साल में सरमायाकारी का 32% मुनाफा कमाया। गुज़िश्ता 2 सालों में रुपए की कदर में कमी की वजह से इन कंपनियों की सरमायाकारी में मुनाफे की शरह 43% रही क्योंकि उन्हें मुनाफा डॉलर में मिलता रहा, इसलिए डॉलर रुपए के मुकाबले में बढ़ा तो रुपए में इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली तैयार करने वाली कंपनियों ने नेपरा को गलत इदाद शुमार दिए और ज्यादा टैरिफ हासिल करके ज्यादा मुनाफा हासिल किया। 2002 की पावर पॉलिसी के तहत कायम की गई कंपनियों को फ्यूल के इस्तेमाल की अदायगियाँ की गई और गुज़िश्ता 9 बरस में 64 अरब 22 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियाँ की गई और आइंदा आने वाले सालों में 145 अरब रुपए की अदायगियाँ की जाएंगी, जिसका मतलब है कि इन कंपनियों को मजमूई तौर पर 209 अरब रुपए की इजाफी अदायगियाँ की जाएंगी। कमेटी ने IPP से मुआहदों का जायजा लेने के बाद लिखा कि इन कंपनियों की अदायगियों का जायजा लेने के बाद 3 नताइज सामने आते हैं। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का मुनाफा बहुत ज़्यादा है। इन कंपनियों की गलत बयानी की वजह से उन्हें ज़ायद अदायगियाँ की गई और रेगुलेटर ने इस पर तवज्जो नहीं दी। इसलिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस मामले को देखा जाए, साथ ही बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाकर उसे मुनासिब सतह तक लाया जाए। आगे चलकर कमेटी ने हुकूमत के सामने 2 ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए, एक मुआहदे पर पहुंचा जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में बिजली के शोबे में माली इस्तेहकाम आ सके। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि हुकूमत इन तमाम कंपनियों का फोरेंसिक ऑडिट करवा सकती है ताकि इन कंपनियों की बेज़ाब्तियां साबित हों जो इस रिपोर्ट के स्कोप की वजह से वाज़ेह नहीं। इसके अलावा फ्यूल सप्लाईज मुमकिन किकबैक्स को देखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक माजी की इन बेज़ाब्तियों को हल करने के लिए, बिजली की पैदावारी लागत को मुस्तहकम करने के लिए और बिजली को सारिफीन के लिए काबिल बर्दाश्त सतह तक लाने के लिए ज़रूरी है कि अब तक की गई तमाम इजाफी अदायगियों को रिकवर किया जाए, अमरीकी डॉलर की बुनियाद पर मुनाफे को रुपए की बुनियाद पर मुनाफे में तब्दील किया जाए, जिसके नतीजे में सालाना 150 अरब रुपए की बचत हो सकती है। इसके अलावा टेक और पे मुआहदों का खात्मा किया जाए, टेक एंड पे मुआहदों की तरफ बढ़ा जाए, यानी बिजली बनाने वाली कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आप बिजली का कारखाना लगाएं और बिजली पैदा करें। अगर किसी मौसम में किसी और वजह से सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत आपसे बिजली नहीं भी लेगी तो आपको पैसे अदा करेगी, मगर रिपोर्ट ये सिफारिश कर रही है कि इन मुआहदों को इस शर्त में तब्दील कर दिया जाए कि हुकूमत अगर बिजली खरीदेगी तो ही अदायगी करेगी, वरना नहीं करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 1994 या 2002 की पॉलिसी के तहत बनने वाली कंपनियां टेक एंड पे के मुआहदे पर तैयार ना हो तो हुकूमत को चाहिए कि वो इन प्लांट्स को रिटायर कर दे, बंद कर दे। टेक एंड पे मुआहदों से 150 से 200 अरब रुपए की बचत होगी। मुआहदे पर आमदनी डॉलर की जगह रुपए में हो। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 2 ऑप्शन रखे, एक मुज़ाकरात का ऑप्शन था, दूसरा ऑडिट का ऑप्शन था। हुकूमत ने मुज़ाकरात का ऑप्शन अपनाया और अब 1994 और 2002 के तहत जो प्लांट्स लगे उसमें मुज़ाकरात में कामयाबी हुई है, मुआहदा होने जा रहा है। अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। अशरफ, बहुत शुक्रिया। बताइएगा हुकूमत कितना सोच रही है, कितना बचत होगी इन मुआहदों की वजह से कि हम सोच सकें कि मुस्तकबिल में गर्दिशी कर्जे कम होंगे और सारिफ के लिए बिजली सस्ती हो सकेगी, कितना? 3 पॉलिसीज़ हैं इस वक्त पावर पॉलिसीज़ पाकिस्तान में। एक 1994 की है, एक दूसरी 2002 की है, तीसरी 2006 की है। अगर मैं मुख्तसर बता दूं कि जो पहली पॉलिसी 1994 की है जिसमें बहुत शोर हुआ था, उसमें करप्शन हुआ वगैरह के इल्ज़ाम लगे थे, नून लीग उस वक्त अपोजिशन में भी थी, इन्होंने बहुत शोर मचाया था। उसके तहत अभी जो रिमेनिंग पीरियड है उन प्रोजेक्ट्स का, उनकी एज के साथ से 10 साल बनती है। उस पॉलिसी के तहत अभी जो रिमेनिंग पीरियड है इसमें 700 अरब रुपए की अदायगियाँ होनी थी इन IPPs को। उनमें जो सेविंग गवर्नमेंट को होगी नेट एंड शेल 225 अरब रुपए की सिर्फ 94 पॉलिसी के तहत होगी। दूसरी पॉलिसी जो 2002 की थी उसके तहत जो रिमेनिंग पीरियड है उन प्रोजेक्ट्स का, उसके तहत 600 अरब रुपए की अदायगियाँ होनी थी, 650 अरब रुपए की। उसमें गवर्नमेंट को 200 अरब रुपए की बचत होगी रिमेनिंग पीरियड जो प्रोजेक्ट्स की लाइफ है। अब तीसरा था कि 2006 की जो पॉलिसी है जिसके तहत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगे, उसके तहत गवर्नमेंट ने उन जो टेन्योर है उन प्रोजेक्ट्स का, उन पॉलिसीज़ का, उसके 1000 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी थी, जिसमें इस कमेटी से मुज़ाकरात के बाद फिगर्स हमारे
इतला के मुताबिक वजारत पावर को दिए गए हैं, उसमें 250 अरब रुपए की बचत होगी। इन तीनों अगर मिलाया जाए जो मजमूई तौर पर 675 अरब रुपए की बचत बनती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर निजी बिजली घरों के साथ ये होता है, अगर गवर्नमेंट अपने मलकीती बिजली घरों के साथ यही एग्रीमेंट कर ले, इन्हीं शराइत पे कर ले, तो उसमें जो एनालिस्ट का कहना है कि अगले 20 से 25 साल के दौरान जो गवर्नमेंट को बचत होगी वो तकरीबन 5000 अरब रुपए लेस पे करने पड़ेंगे बिजली की खरीदारी में, जो गवर्नमेंट की मलकीती कंपनियां उनको। जी ये एक बड़ी अच्छी सजेशन जो एनालिसिस किया गया था, एनालिस्ट को दावत दी गई थी, उनका एक एनालिसिस पावर मिनिस्ट्री में किया गया है। दूसरी एक जो अहम चीज़ है, मुस्तकबिल में जो एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, जिसको सबसे पहला बेस बनाया गया था, जिस फार्मूला के तहत सारे एग्रीमेंट हुए थे, वो था 1994 की पावर पॉलिसी का। अब वो बेस चेंज हो गया है। अब जितने भी नए प्रोजेक्ट्स होंगे या मुल्की या गैर मुल्की कंपनियों के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ भी उसी को बेस बना के मुज़ाकरात किए जाएंगे। इसमें ख़ास तौर पे कोयले से चलने वाले प्रोजेक्ट और RLNG से चलने वाले प्रोजेक्ट होंगे। उसका जो सेविंग होगी 5000 अरब रुपये, एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो इस नेगोशिएशन कमेटी के मुज़ाकरात के नतीजे में गवर्नमेंट को होने की तवक्को, अगर गवर्नमेंट इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त तफसीलात बता रहे थे, हुकूमत पैसे बचा सकती है। उम्मीद करते हैं बाकी माहदों में भी इस तरीके से नेगोशिएशंस कामयाब हों। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया कि आज सेनेट में अपोजिशन ने FATF से मुताल्लिक 2 अहम बिलों को मंजूर नहीं होने दिया। मैं पहले से ये कहता रहा हूँ कि अपोजिशन रहनुमाओं के ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से मुख्तलिफ हैं। ये ब्लैक लिस्ट में FATF की में मुल्क को डलवा देंगे क्योंकि एहतसाब की गिरफ्त तेज़ हो रही है। शरीर रहमान साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने जवाब दिया है कि इन बिल्स का FATF से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो गिरफ्तारी का इख्तियार देते हैं पुलिस को और दूसरे इदारों को बगैर वारंट के। इस वक्त हमारे साथ सेनेटर शरीर रहमान साहब मौजूद है। शरीर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ये FATF की रिक्वायरमेंट है, मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। आप लोगों ने मुखालफत की है। बहुत मोटे मोटे इनके लॉयर्स कहते हैं कि हाँ ये मैडम गड़बड़ है इनमें, हाँ ठीक है, और हम किस तरह अमेंड करें। अच्छा हमारे लॉयर्स बैठ के रात आंखें फोड़ के ये कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अब फिर ले आए हैं, पहले इकोनॉमिक टेररिज्म का लाए, जो हमने कहा ये तो मजाक है, ये तो मार्शल लॉ प्लस आप लाना चाहते हैं नैब की आड़ में। फिर उन्होंने उसको चुपचाप पीछे लिया। पता लगा कि नैब का वो बिल जरूरी कतन नहीं था, मतलब वो था ही नहीं, स्टैंड अलोन कोई बिल था ही नहीं। अब इन्होंने वही चीजें लाते जा रहे हैं हर दूसरे बिल में, यानी कि आप पुलिस को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई भी पावर्स दे दें अरेस्ट के बगैर वारंट के। और आप मुझे बताएं जब ऐसा होता है तो आप क्या कहेंगे। जो फाइनेंशियल बिल भी आए हुए थे उनमें भी चाहे वो लॉयर हो, जूलर हो, रिटेलर्स हो, उनके यहाँ आपको उनको टारगेट करना शुरू कर दें, आप अरेस्ट कर लें। देखिए इस तरह नहीं होता, टैक्सेशन भी इस तरह नहीं। तो आप अपना FBR को मुस्तहकम करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन अगर पहला बिल इन्होंने वापस लिया और वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा, मैंने इनसे कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूं, मुझे पता है FATF की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने वापस ले लिया। मगर वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं ये रिक्वायरमेंट FATF की, वरना पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। आप कैसे यकीनन कह रही है कि नहीं है ब्लैक FATF की जरूरत और ये टारगेट करने के लिए ला रहे हैं और ज्यादा इख्तियार देने के लिए ला रहे हैं? जी मैं आपको वसूख से कहूंगी, ये कंसल्टेंट्स ले आते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, अजीबो गरीब जो पता नहीं कितने $1000 पर घंटे ले रहे हैं, और वो भी देसी है, वो कोई बाहर के नहीं है। वो यहाँ कह देते हैं कि नहीं ये जरूरी है, तो हमें खोलनी पड़ी बुक्स और उसमें लिखा है स्टैंड अलोन मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, स्टैंड अलोन फला लॉ, यानी कि आपको ये लॉ की जरूरत है, ठीक है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनमें आप पावर्स टू अरेस्ट दें, यानी आप नैब को जिसे कहते हैं शार्क मछली के मगरमच्छ के जिस तरह दांत दे रहे हैं, सारी दुनिया नैब पर हंस रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे आलमी इदारे हों, आप उसको अपने खिलाफ जो मीडिया ओनर्स हैं उसको रखे हुए हैं, जैसे मीर शकील को रखे हुए हैं, शॉकिंग, मुजीब शाह को रखे हुए हैं, किस किस को रखे हुए हैं। फिर उसकी जजमेंट आती है तो जस्टिस बाकिर का जजमेंट आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका फिर उसकी धज्जियां बिखेरी हैं, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल उस पर तंबीह करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहता है ये हमारे लिए एक एम्बैरेसमेंट। रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।